हाय गाइज, जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को समक्ष यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास लेकर के आए हैं और आज हम लोग 11th के मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे जो हम पिछले नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कुछ बताए थे आप लोगों को। और आज हम वही टॉपिक के बारे में देखेंगे और मुझे जो है इसमें 10 से 11 टॉपिक जो अच्छे हैं 11th क्लास के लिए जो मुझे पढ़ना है। पढ़ना तो प्यारे बच्चों सारा टॉपिक है, लेकिन समय जो है ये सितंबर माह आज हो गई है 12 तारीख, तो लेट जा रही है। तो मेरे पास 3-4 महीना का समय बचा हुआ है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये 3-4 महीना में कम से कम मैथमेटिक्स का जो अच्छे टॉपिक है वो आपको करवा दिया जाएगा, ताकि आपको 11th में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोशिश जहाँ तक रहेगा मेरा हद तक कि आपको अच्छा से अच्छा बताने के लिए प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज 11th क्लास का क्लास 11th मैथमेटिक्स। मीडियम हिंदी या इंग्लिश दोनों चल सकता है, हम दोनों मीडियम पढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं सिलेबस की ओर थोड़ा सा प्रस्थान करते हैं। सम इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन्हें आज हम आप लोगों के सामने परफेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है सेट्स, जिसे हम लोग हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेकेंड टॉपिक का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध और फलन। अगला टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ही साथ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। जो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे बस वही पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनक्वालिटीज। हम लोग क्लास 10th में पढ़ते आए हैं प्यारे बच्चों इनक्वालिटी के बारे में, और आज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इनक्वालिटीज। वहाँ पढ़े हैं इक्वालिटी के बारे में और यहाँ पढ़ना पड़ेगा मुझे इनक्वालिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग इसके बाद जो है टॉपिक पढ़ेंगे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, क्लास 10th में भी आप अवगत हो चुके हैं इन चैप्टर से। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, लेकिन 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्लास 10th में अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है आपको। स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में बताया गया, उसके बाद ट्रायंगल के बारे में बताया गया। लेकिन हम यहाँ क्लास 11th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे आईआईटी में ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में जैसे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्किल के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे एलिप्स के बारे में। इसके बाद हम लोग ये सब पढ़ना पड़ेगा मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग फिर आ जाता है एक चैप्टर है 3D। इसमें जो हम नहीं लिखे हैं 3D, लेकिन मुझे ये सब पढ़ाने के बाद यदि मुझे मौका मिला तो हम 3D भी पढ़ा देंगे, ये तो 3D 12th में है ही। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तत्पश्चात हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो मैथमेटिक्स का पावर एक्सेल है। जो मैथमेटिक्स का क्या है, पावर एक्सेल है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये लिमिट्स जो है कैलकुलस का चैप्टर है और डेरिवेटिव ये दोनों इसी का। लिमिट यदि हम बेहतर से सीख जाते हैं तो मुझे डेरिवेटिव सीखना आसान होता है। यदि हम लिमिट नहीं सीखते हैं, डेरिवेटिव भी आप सीख सकते हैं, इसे जनरली फार्मूला के तौर पे यूज करके इसे सीख सकते हैं, लेकिन मुझे लिमिट का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लिमिट पढ़ लेते हैं तो लिमिट का मैथमेटिक्स का लिमिट एक ऐसा चैप्टर है, उसका मैथमेटिक्स के हर टॉपिक में कहीं ना कहीं सवाल से रिलेट किया गया है। रिलेशन फंक्शन है, वहाँ भी लिमिट के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया। इन लिमिट का मतलब समझना बहुत सारा उपयोग है मैथमेटिक्स में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक्स आ जाता है आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, लेकिन ये 11th का जो स्टैटिक्स है थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग तो प्रोबेबिलिटी 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, लेकिन हम लोग जो प्रोबेबिलिटी 11th क्लास में पढ़ेंगे या 12th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड बहुत अपर होता है, पहला बात। दूसरा नंबर में ये होता है आप प्रोबेबिलिटी तब सीखेंगे जब आपका सेट का कॉन्सेप्ट आएगा। यदि आप सेट सीख जाते हैं प्यारे बच्चों तो आप प्रोबेबिलिटी आसानी से सीख जाते हैं। तो चलिए आइए हम इसमें से आपका सब टॉपिक तो हम टॉपिक से अवगत करवा दिए हैं, और सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन ये हम 2 टॉपिक क्लास में ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं। और तीसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम आप लोगों को शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इसलिए करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रति उनका रुझान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। उसके बाद
ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद दो टॉपिक ऊपर का जो करवा लेंगे। और ये टॉपिक ऑफलाइन के जरिए पढ़ा दिए हैं। अभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक आप 10th में भी पढ़े हैं, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक बताएंगे, थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आएगा। उसके बाद धीरे धीरे सब टॉपिक को हम बारी बारी से करवाएंगे। तो चलिए आज मिटाने वाला थोड़ा सा कहूँ, तो आइए थोड़ा सा हम लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग बातें करेंगे, जो क्लास 10th में भी पढ़े हैं। क्लास 10th में जो पढ़े हैं उसको एक बार हम आप लोगों को याद दिला देते हैं, फिर से हम लोग चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता क्या है कि हम लोग इसमें एंगल और साइड को मेजर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो हम लोग जो है इसमें यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत हम लोग एंगल और उसके एंगल के मेजर के बारे में पढ़ेंगे और उनके साइड के मेजर के बारे में पढ़ेंगे, मापन के बारे में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसे हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इस कोण को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो ये नीचे वाला बेस बन जाता है, बेस, और ये हो जाता है आपको हाइपोटेनियस, और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, इसे S से डिनोट करते हैं और इसे B से डिनोट करते हैं। यानी ये हो गया अपना, ये AB वाला साइड लंब कहलाता है, और ये BC वाला साइड को हम लोग बेस कहते हैं, और AC वाला जो साइड है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण का मान जो होता है चेंज नहीं होता है, और परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एक दूसरे को चेंज होते रहता है। ये निर्भर करता है एंगल के ऊपर कि एंगल किस अनुसार से बनता है, उसके अनुसार से ये परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे को चेंज होते रहता है। ये निर्भर करता है किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होता है, जो क्लास 10th में भी पढ़े। वही तो सब भूली हुई बात को एक बार मैं आप लोगों को याद दिला देना चाह रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर हो जाता है, फार्मूला बनता है P/H। कॉस थीटा बराबर फार्मूला बनता है B/H। टेन थीटा का फार्मूला बनता है P/B। ठीक इसी तीनों का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। उसके बाद सेक थीटा हो जाता है, सेक थीटा बराबर हो जाता है H/B। 6 नंबर हो जाता है कॉट थीटा, ये हो जाता है B/P। ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ हैं। और साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कोसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, कॉट थीटा बराबर B/P। ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ हैं। इससे पहले त्रिकोणमिति के एडवांस वाले बुक में 8 निष्पत्तियाँ के बारे में हम लोग पढ़े थे, एडवांस के बुक में। लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ शुद्धिकरण होने के बाद 2 निष्पत्तियाँ वहाँ से हटा दिया गया था। वो 2 निष्पत्तियाँ का नाम क्या है मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे, अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन इससे पहले वाले बुक में उसका उपयोग होता था। वो 2 निष्पत्ति का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसका नाम है वर्टेक्स थीटा एंड कोवर्टेक्स थीटा। वर्टेक्स थीटा का उपयोग साइन के टर्म में होने लगा, कोवर्टेक्स थीटा का उपयोग कॉस के टर्म में होने लगा। इसीलिए मैथमेटिशियन ने सोचा कि दोनों का फार्मूला जब सेम जनरेट होता है, इसलिए दोनों टर्म को वहाँ से हटा दिया गया और 6 निष्पत्तियाँ ही दिया गया। उसके बाद आप लोग क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ के आए होइएगा, ये H² बराबर P² प्लस B²। ये पाइथागोरस प्रमेय है जो हम लोग ज्योमेट्री में क्लास 10th में पढ़ते हैं। और इसका जो है ये P, H और B का, H साइड, P साइड और B साइड का, ये इसका इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में मेजर करने में इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है। तो ये इससे ये 2-3 फार्मूला जनरेट होता है। जैसे कि हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालें, इसी इंग्लिश में बोलते हैं H² बराबर P² प्लस B²। इसी का फार्मूला यदि हम बनाते हैं तो यहाँ से P² प्लस B², डायरेक्ट कर्ण बराबर ये फार्मूला जनरेट होता है। उसी प्रकार से यदि हम P की बात करेंगे तो कर्ण की स्क्वायर में से लंब की स्क्वायर आधार के स्क्वायर घटा देंगे तो मुझे ये
लंब के स्क्वायर में सॉरी लंब मिल जाता है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यदि बेस खोजना होगा तो कर्ण की स्क्वायर में से हम लोग क्या करते हैं, लंब की स्क्वायर को घटा देते हैं, तो ये मुझे मिल जाता है यहाँ से बेस। ये तीनों फार्मूला एक दूसरे से रिलेट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये तीनों का संबंध कहीं ना कहीं एक दूसरे से है। आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ वो भी देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का मल्टीपल होता है एक। उस नेक्स्ट होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मल्टीपल होता है एक। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मल्टीपल होता है एक। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, ये हो गया तीसरा फार्मूला। अब हम लोग, ये तो तीनों मल्टीपल फार्मूला है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कभी आपने इसके बारे में सोचा कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये कैसे हो जाता? हम इसे प्रूफ करेंगे, फिलहाल तो देखना है। उसके बाद हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सारा प्रूफ हो जाता है। उसके बाद हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे भी फार्मूला और भी बनता है, बना सकते हैं आप चाहे तो बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। नेक्स्ट फार्मूला होता है, और हाँ ये दो हो गया है, दो ये सब हो गया है। उसके बाद सेक टेन, हाँ हो गया। उसके बाद जो है इसी में हम लोग नेक्स्ट फार्मूला यदि बनाना चाह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की बात करेंगे हम लोग तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कॉस थीटा की बात आपसे करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फार्मूला इस प्रकार से भी जनरेट होता है। यदि हम सेक थीटा की बात करेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला की हम लोग बात करेंगे, हम लोग कोसेक थीटा की बात करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला यहाँ तक राइट कर लेंगे आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम आपको आगे फार्मूला बताते हैं, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्रूफ करेंगे। कुछ और चीज़ भी बताएंगे, मतलब यहाँ तक आप लोग राइट कर सकते हैं, इसे आप लोग लिख लें। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ये प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये कैसे होता है, इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आइए आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा और समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज्योमेट्री की बात रिपीट कर रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसे ही हम लोग, तो गाइज एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जो क्लास 10th में स्टडी किए थे। इसे हम लोग पी थ्योरम भी कहेंगे। पी थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम। इससे आप लोग सभी आदमी वाकई इनसे परिचित होंगे। तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो यहाँ पे कर्ण वाला जो साइड है वो क्या है, एच स्क्वायर। क्या है, एच स्क्वायर। इस एच स्क्वायर से दोनों साइड हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। बोथ साइड डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर, बोथ BWTH, हाँ, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर।
बोथ साइड डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर, फिर एच पी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, 1 बार में। पी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बटे एच का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और बी बटे एच का होल स्क्वायर इसे ऐसे लिखेंगे। एक बात याद कीजिए, हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा का रेशियो फार्मूला होता है पी बटे एच और कॉस थीटा का रेशियो फार्मूला होता है बी बटे एच। होता है ना, ये अभी बताए हैं आप लोगों को तुरंत जस्ट। तो पी बटे एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, साइन थीटा। बी बटे एच की जगह पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बी बटे एच मतलब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला का मुझे तलाश था और ये आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला अभी हम आप लोगों को प्रूफ करने वाले हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम ये देखेंगे, हम लोग सब जो भी फार्मूला प्रूफ करेंगे इससे रिलेट इससे ही चलेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बार बार लिखने की क्या जरूरत है, एक बार बोल दिए हैं काम चल जाएगा। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर मिल गया ना। अब नेक्स्ट फार्मूला प्रूफ करते हैं, मुझे क्या मिलता है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन की ओर प्रस्थान करेंगे। बोथ साइड डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। एक बार क्या करेंगे, इस बार पी स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देंगे, तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, एच और पी इसे हम लोग लिख सकते हैं एच बटे पी का होल स्क्वायर लिखेंगे और पी स्क्वायर कटेगा एक बार में और ये बी बटे पी का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, एच बटे पी, सर एच बटे पी ऊपर एच नीचे साइन थीटा, एच ऊपर पी नीचे कोसेक थीटा, क्या मिलेगा मुझे, एच बटे पी का रेशियो फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस पी बी बटे पी है ना बाबू, बी बटे पी को हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे। ये फार्मूला मुझे जनरेट हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन के तैयार हो गया, या इसे आप माइनस में लाएंगे तो ले आ सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी फार्मूला आपको लिखाए हैं और ये भी फार्मूला मुझे मिल गया। अब एक और फार्मूला जनरेट होता है, वो भी फार्मूला आपको बताते हैं। तो आप ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो इसे आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। 2 फार्मूला तो प्रूफ हो चुका है, नेक्स्ट फार्मूला है सेक। इसे प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी बताए थे, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पी थ्योरम इसे भी कहा जाता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो जनरली हम लोग 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर। हम लोग बारी बारी से सारे फार्मूला को प्रूफ करेंगे। पहले पी स्क्वायर से डिवाइड किए, अब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। कट कर देंगे। इधर देखिएगा,
कि एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। एच पर स्क्वायर बी पर, इसे हम लोग लिखेंगे एच बटे बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी बटे बी का होल स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों एच बटे बी पी बटे बी, अच्छा गुरुजी बताए थे ना कि एच बटे बी होता है किसका, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे बी। इसे हम लोग कौन सा फार्मूला बोलते हैं, रेशियो फार्मूला। कौन सा फार्मूला, रेशियो फार्मूला। और टेन थीटा का क्या फार्मूला बनता है प्यारे बच्चों, पी बटे बी। अब ए फार्मूला को इसमें अप्लाई कर लेंगे, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे पी बटे बी है ना, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला जनरेट हुआ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसे क्लियरली आप ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर है, ले आएंगे माइनस में, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी फार्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, ये प्रूफ हो गया। ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। एक बार क्लास 10th की बीती हुई बात को आप लोगों को याद दिला दिए, फिर थोड़ा सा कुछ और प्रस्थान करते हैं। ये फार्मूला का आप लोग लिख लीजिएगा और समझने के लिए प्रयास कीजिएगा। यदि समझ में आए तो अभी बहुत अच्छा, और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके फिर से बोलिएगा, हम उसको फिर से दोबारा वीडियो में समझाएंगे। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद एक फार्मूला और छूट गया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक और होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला को हम लोग क्लास 10th के लिए मास्टर फार्मूला के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिद्ध करने की बात आता है तो वहाँ पे ये दोनों फार्मूला का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए इस फार्मूला का नाम दिया जाता है मास्टर फार्मूला क्लास 10th के लिए, क्योंकि 11th में भी यूज होता है, इसलिए एक बार इसको भी रिपीट करवा दिए। फिर उसके बाद जो है अगला फार्मूला देखते हैं, और यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। चलिए एक चीज़ हम आपको और अवगत करवाने वाले हैं, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं। इफ़ यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स दिया रहे, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की मान निकालेंगे तो ये 1/x मिलेगा। इसे फिलहाल अभी आप लोग याद रखेंगे, समय आने पर इसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे। इससे क्वेश्चन भी आर डी शर्मा वगैरह में भी है, एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी है और केसी सिन्हा में भी है, लुसेंट प्रकाशन में भी है। पहला फार्मूला। दूसरा है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/x। ये भी बनता है फार्मूला। अगला फार्मूला बनता है इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x, देन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/x होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर इसे हम लोग एक और लिखेंगे, नीचे तक आ रहा, 1 2 3 फार्मूला लिखे हैं। अगला फार्मूला लिखते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर अगला फार्मूला लिखाते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग जो है एंगल मेजर के बारे में देखेंगे। कुछ एंगल जो क्लास 10th में पढ़े हैं, जैसे कि 0 डिग्री पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है, जो क्लास 10th के लिए बेसिक है, पहले ये बता दे रहे हैं। उसके बाद तब हम लोग फिर 180 डिग्री की बात करेंगे, 270 डिग्री की बात करेंगे, 360 डिग्री की बात करेंगे। धीरे धीरे ढेर सारे फार्मूला आपको बता देंगे इस तरीक़ा से कि आप किसी भी एंगल को मान कितना होगा आप उसे तुरंत क्विक में बना लीजिएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा क्लास 10th वाले एक बीती हुई बातें को थोड़ा सा मैं याद कर लेता हूँ। सबसे पहले से हम एंगल को दर्शा देते हैं थीटा से। आप एंगल को किसी भी चीज़ से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा यहाँ पे दर्शा दिए हैं। उसके बाद हम लेते हैं 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉलम बना लेते हैं इसे हम लोग। कॉलम बाय कॉलम समझने के लिए प्रयास करेंगे। एक चीज़ प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति में पाई बराबर 180 डिग्री का यूज करते हैं। इसी को 180 डिग्री बराबर हम इसे पाई रेडियन भी बोलते हैं। तो पाई का मान 180 डिग्री, पाई का मान कितना डिग्री? 180 डिग्री। यदि हम इसे बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, यदि हम दोनों साइड 2 से भाग दे देते हैं, ये पाई बाई 2 वैल्यू आ जाता है इधर, और ये आ जाता है 90 डिग्री। मेरा कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 रेडियन में भी समझेंगे। अगर हम लोग 60 डिग्री की बात करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, ये मिल जाएगा। 45 डिग्री की बात करेंगे, इसे पाई को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 30 डिग्री की बात करेंगे, पाई को 6 से डिवाइड कर लेंगे, और ये बचा 0 डिग्री ना, 0 को डिवाइड कीजिएगा, 0 कोई डिजिट से क्या आएगा? 0 आ जाएगा फॉर्म। तो ये आपका रेडियन में मेजर हो गया। 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलेंगे? पाई बाय 6। 45 डिग्री को क्या बोलेंगे रेडियन में? पाई बाय 4। और 60 डिग्री को हम लोग 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलेंगे? पाई बाय 3। और 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलेंगे? पाई बाय 2 बोलेंगे। आइए तो सबसे पहला शुरुआत साइन थीटा से करते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। हम लोग इसमें होल नंबर को लिखे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? मुझे साइन का मान को फाइंड आउट करना है, सब बारी बारी सबको मान को फाइंड आउट करना है। तो 0 लिखे हैं, 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं और 4 लिखे हैं। लास्ट में जो 4 वाले डिजिट है, इस 4 वाले डिजिट से होल नंबर को डिवाइड कर देते हैं। 0/4, ये 1/4, और ये आ जाता है, और ये आ जाता है 2/4, ये आ जाता है 3/4, ये आ जाता है 4/4। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके बाद का काम क्या करेंगे? हम लोग इसके तत्पश्चात हम लोग इस पर हॉल पे रूट डालेंगे। क्या डालेंगे? रूट। क्या डालेंगे? रूट। क्या डालेंगे? रूट डालेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 0 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाता है √1/2। इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट मिलेगा 1/√2। फिर इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। √3 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलेगा, और 4 का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये कट जाएगा एक बार में। तो एक बार में यदि कट जाता है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये कितना होगा? 1। अब हम देखिए कितना आसानी से साइन थीटा के 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर मान को आसानी से प्राप्त कर लिए। अब आइए थोड़ा सा आपसे कोई पूछे साइन थीटा है ना बाबू यहाँ पे, तो साइन 0 डिग्री की बात करें तो 0 बोलेंगे। साइन 30 डिग्री की बात करें तो 1/2 बोलेंगे। साइन 45 डिग्री की बात करेगा तो 1/√2 बोलेंगे। साइन 60 डिग्री की बात करें तो √3/2 बोलेंगे। साइन 90 डिग्री की बात करें तो 1 बोलेंगे। इसे हम लोग डिग्री में बोलेंगे। अब इसे हम लोग थोड़ा सा रेडियन में कैसे बोलेंगे? साइन थीटा 0 डिग्री वैल्यू तो 0 होता है ना। साइन π/6 का वैल्यू 1/2, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, साइन π/3 का वैल्यू √3/2, साइन π/2 का वैल्यू 1। देखिए इसलिए हम आपको रेडियन में बताए हैं, क्योंकि अब 11th का जो आप लोग को मैथ बताने वाले हैं वहाँ पे डिग्री का कम और रेडियन का उपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रेडियन के बारे में परिचित करवाएं। फिर उसके बाद और बताएंगे चैप्टर में, पूरा मजा आएगा। आप लोग समझने के लिए प्रयास कीजिए और एकदम समझने के लिए 100% तत्पर रहिए। जहाँ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे, फिर से आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये मुझे मिला प्यारे बच्चों, साइन थीटा में 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 50 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। इसी में रेडियन की बात करें तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। रेडियन की बात करें तो π/6 का वैल्यू 1/2, π/4 का वैल्यू 1/√2, π/3 का वैल्यू साइन π/3 का वैल्यू √3/2। साइन 90 की बात करते हैं, साइन π/2, रेडियन की बात करते हैं तो इसका वैल्यू 1। मुझे साइन का मिल गया, अब मुझे कॉस का खोजना होगा। अब क्या करेंगे? कॉस थीटा, ये तो आसानी से मिल जाता है, इसके सारे वैल्यू को हम लोग उलट देते हैं, ये कॉस थीटा मिल जाता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की बात करते हैं, यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू मुझे क्या मिला? 1। इसी वैल्यू को रिपीट कर देते हैं, व्युत्क्रम में लिख लेते हैं उल्टा में।
उसके बाद यहाँ पे क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0। अच्छा, अब हम लोग इसे एक बार राइट करेंगे, पढ़ेंगे, सॉरी अब तो आप लोग लिख भी लीजिएगा, ऐसे हम पढ़ेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, या इंग्लिश में भी कभी बोलते हैं या हिंदी में, कोई बात नहीं है, आप जैसे समझिएगा, आप समझने के लिए समझ लीजिएगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0 डिग्री, हाँ 0, सीधा 0 हो जाएगा, डिग्री नहीं 0 हो जाएगा। अब इसे हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू। एक बात आप लोग जो बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा के मान सारणी को गौर से देखिए आप लोग। इसमें पहला वैल्यू क्या है 0, दूसरा वैल्यू क्या है 1/2, तीसरा क्या है 1/√2, अगला वैल्यू क्या है √3/2, अगला वैल्यू क्या है 1। मेरा कहने का मतलब ये हुआ साइन थीटा में थीटा का मान 0 से जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा। कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा की मान जो है 1 से 0 की ओर डिसेंडिंग हो रहा है, घट रहा है। पहले 1 था, तब √3/2 हुआ, तब 1/√2 हुआ, तब 1/2 हुआ, उसके बाद 0 मिला। यानी कॉस थीटा का मान 0 से 90 की ओर जाने पर घटता है, साइन थीटा की मान 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर बढ़ता है। अब हम लोग tan की बात करेंगे प्यारे बच्चों। tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, आइए आपको बताए थे एक मास्टर फार्मूला, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक झलक देखें क्या, साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या निकाला 0, कॉस थीटा 0 डिग्री का मान क्या निकाला 1। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फटाफट बताइए 0, इसको लिख देंगे इसमें 0। अब 30 डिग्री वैल्यू निकालना है, इसके लिए मुझे साइन 30 का वैल्यू को देखना होगा 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 2 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, डिवाइड में है मल्टीपल में ले गए, ये 2 से 2 कैंसिलेशन हो जाएगा। 1 बार में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और ये हो जाएगा √3। तो मुझे tan थीटा 30 डिग्री का मान मुझे क्या मिला 1/√3। इसी प्रकार से ये मिलेगा 1/√2, ये वहाँ 1/√2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका मान आएगा कटने के बाद 1। सिमिलरली उसी पर इसको करेंगे √3/2 1/2, इसे सॉल्व करेंगे √3 मिलेगा 1/0। मज़ा आ गया ना, इन्फिनेटिव क्या बोलेंगे इसे, इन्फिनेटिव। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं 0 को किसी नंबर से भाग देते हैं 0, ये बात ट्रू है। लेकिन जब बात की जाती है कि कोई नंबर ऊपर होगा और कोई नंबर ऊपर होगा और 0 उसके डिवाइड में होगा तो क्या होगा, अभी तक इसके बारे में मैथमेटिक्स की किसी भी किताब में रिसर्च नहीं हुआ। लेकिन मैथमेटिशियन का मानना है 1 ऊपर और या कोई संख्या ऊपर और 0 नीचे, इसका वैल्यू इन्फिनिटी माना है, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी से नाम दिए हैं। ये इसका सिंबल है और ये ऐसा मैथमेटिशियन ने माना, इसलिए हम भी ऐसा दिए। आइए अब हम साइन का, कॉस का, टेन का निकालना, इसी तीनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो मुझे मिलेगा कोसेक का, सेक का, कॉट का। तो ये इतना ही पर रहने देते हैं, फिर आगे की जो बातें हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। तब तक आप लोग इसे लिखिएगा और समझ में आया होगा तो इसे देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, क्लास को हम यहीं पे स्थगित करते हैं और तब तक आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। और कल हम आएंगे फिर आप लोगों को शाम 7:30 या 7 बजे ही हम आ जाएंगे। बिजली की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो 7 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी। यदि बिजली का प्रॉब्लम रहेगा तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो कल जो है अब आपको हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे और यहाँ तक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लगा। एक बार मेरा नाम मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास में आए थे उस समय नहीं बता पाए थे। और मेरे इधर का जो भी लोकल स्टूडेंट होंगे या कुछ मेरे यहाँ के बुजुर्ग आदमी होंगे या मेरे समाज के तो बहुत सारे लोग जानबे करते हैं, कुछ अगर ऐसे आदमी हैं जो नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम ब्रजेश कुमार यादव है और मैं 2 जगह संस्था चला रहा हूँ। एक रौनी में चला रहा हूँ, वहाँ पे संस्था का नाम ब्राइट स्टडी सेंटर है, रौन वहाँ कॉलेज के ठीक अपोजिट साइड में चलाते हैं। और एक संस्था मेरा ऐलास चौक पे है, ये हम
कैलाश चौक पे भी लुसेंट इंटरनेशनल स्कूल से आगे मेरा कोचिंग है, वहाँ पे चला रहे हैं। 2 जगह संस्था चल रही है और अप्रॉक्सीमेट मेरे पास अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 400 प्लस है। तो यदि आप लोग ऑफलाइन भी अगर आना चाहते हैं तो आप वहाँ भी आ सकते हैं, और ऑनलाइन के जरिए आप क्लास करना चाहते हैं, हम अनिल जी के जो ये चैनल है इस पर आकर के हम वीडियो क्लास देंगे। अब मैथमेटिक्स के दे रहे हैं, फिर हो सके तो हम क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो दे सकते हैं, 9th का भी दे सकते हैं। लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस रहेगा कि 11th वाले बच्चे को पढ़ाना, उसके बाद 12th वाले भी बच्चे को पढ़ाना। 12th वाले बच्चे के लिए भी हम मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर के आएंगे। 12th वाला भी क्लास हो सकता है तो कल से ही ले लेंगे। थैंक यू।